नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीप परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की आज हम तैयारी करने जा रहे हैं हिस्ट्री की। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद है। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद है। वह उपनिषद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जवालोपनिषद। जवालोपनिषद। 3 आश्रम हैं। आश्रमों का जो वर्णन है सर्वप्रथम किस में किया गया है? वो छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। तथा चारों आश्रमों का वर्णन जवालोपनिषद में किया गया है। और याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो सबसे पहले जो 4 आश्रमों का वर्णन आया है वो जवालोपनिषद में आया है। इसका राइट आंसर जवालोपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो वह इसका राइट आंसर है महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण सूत्र। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप जो लुम्बिनी वन में हुआ था और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था और इसके बाद वो लगातार अपने विचारों से लोगों को सब अवगत कराते रहे थे। वह बुद्ध सबसे जो अधिक 21 बार जो श्रावस्ती में वर्षावास किए थे। 80 वर्ष की आयु में इन्होंने कुशीनगर में शरीर का त्याग कर दिया था और इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। महापरिनिर्वाण जो सूत्र में बुद्ध के कुशीनगर के अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है। तो वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है? तो वो महापरिनिर्वाण सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो गंगा अवतरण का दृश्य मामल्लपुरम में चित्रित है। इसका राइट आंसर है मामल्लपुरम। मामल्लपुरम जो मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण समुद्र तट पर स्थित है और इसे अब महाबलीपुरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? तो इसका राइट आंसर है अर्धमगधी। कौन सी भाषा में दिया? अर्धमगधी में दिया। महावीर जैन जो हैं वो जैन के 24वें तीर्थकर हैं और इनका जन्म 1599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था और 12 वर्ष तक घोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा यानी कि अर्धमागधी भाषा में ही दिया था। तो महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो अर्धमागधी भाषा में अपना प्रवचन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है खजुराहो। खजुराहो में है। खजुराहो मंदिर समूह के लिए अति प्रसिद्ध हैं। यानी कि 10वीं से 12वीं शताब्दी में चंदेलों के शासनकाल में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। कौन से मंदिरों का? खजुराहो मंदिरों का। और खजुराहो के सुंदर मंदिर में से अधिकांश का निर्माण राजा धंग के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष हैं और ये मंदिर शैव, वैष्णव,
शाक्त जैन धर्म से संबंधित है। और इन मंदिरों में कंडरिया महादेव का मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। यहीं से चतुष्पाद शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? कंडरिया महादेव का मंदिर जो है वहाँ से चतुष्पाद शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और खजुराहो मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? तो ये खजुराहो के मंदिर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है मदुरै। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ थी मदुरै। मदुरै में थी। संगम तमिल कवियों का संघ यानी कि मंडल है था। इन संघों का परिषदों का आयोजन जो पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। और 3 संगमों का आयोजन हुआ था। प्रथम का स्नान मदुरा और द्वितीय कपाटपुरम और तृतीय था संगम का स्थान उत्तरी मदुरा। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि और द्वितीय के भी अगस्त्य ऋषि थे, किंतु बाद में तोलकपिरिय का जो तृतीय संगम पाठ के अध्यक्ष नक्कीरर थे। तो तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? मदुरै में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। चोल सम्राट के अधीन, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो कुर्रम क्या था? कुर्रम कुछ ग्रामों का समूह था। इसका राइट आंसर है कुछ ग्रामों का समूह। प्रशासन की सुविधा के लिए चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था और मंडल का विभाजन कोट्टम में हो गया, जो आजकल के कमिश्नरियों के बराबर होते थे। कोट्टम को नाडु में यानी कि जिले में बांटा गया था और नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी और चोल शासन की प्रमुख विशेषता स्थानीय सुशासन प्रणाली थी। तो चोल सम्राट के अधीन कुर्रम क्या था? वो कुछ ग्रामों का समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। रुद्र देवी किस वंश की रानी थी? रुद्रा देवी, रुद्रा देवी किस वंश की रानी थी? तो रुद्रा देवी वीरंगल काकतीय वंश की रानी थी। गणपति काकतीय वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था, कौन था? गणपति। और गणपति के बाद उसकी पुत्री रुद्रांबा काकतीय राज्य की शासिका बनी और यादव वंशी महादेव ने उसे पराजित किया। इसके बाद वारंगल के काकतीय वंश की शक्ति तथा प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार प्रताप रुद्रदेव ने किया और रुद्रांबा ने प्रताप रुद्रदेव को गोद लिया था और मोहम्मद तुगलक ने इस राज्य को सल्तनत का अंग बनाया था। तो रुद्रा देवी किस वंश की रानी थी? तो वीरंगल काकतीय वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं? तो यह है गुप्त काल। इसका राइट आंसर है गुप्त काल। भारत में मंदिरों का आरंभ गुप्त काल से ही मिलता है और इस समय कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें सांची, एरण, तिगवा आदि के जो मंदिर हैं ये प्रसिद्ध हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकरवाहिनी गंगा और कूर्मवाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं, जो गुप्त काल की विशेषता है। और बेरली से गंगा यमुना की मृण मूर्तियां मिली हैं। तो किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम आकृति आती है? गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। उस गुप्त वक्त रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी। उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी। तो
इसका राइट आंसर है प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था और रुद्रसेन द्वितीय के 2 पुत्र थे। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता अपने पुत्र दिवाकर सेन को गद्दी पर बिठाकर उसकी संरक्षिका बन गई थी और प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रलेख से उसके भूमि अनुदान में देने का उल्लेख भी है। तो उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी, तो वो है प्रभावती गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पर है। किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्वत प्रतिमा उसके नाम से के साथ प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है कनगनहल्ली। ये मिसप्रिंट हो गया है, कनगनहल्ली है इसका राइट आंसर। कनगनहल्ली स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्वत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। यह स्थल कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के चितलपुर तालुका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यादा की रचना की? किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यादा की रचना की? तो ये तेलुगु में की थी। इसका राइट आंसर है तेलुगु। विजयनगर के तुलु वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था और उसके दरबार में 8 कवियों की एक मंडली रहती थी जिसे अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। कृष्णदेवराय स्वयं विद्वान थे। उसने स्वयं तेलुगु में अमुक्तमाल्याद की रचना की थी तथा यवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था और अमुक्तमाल्याद में राजस्व, सैनिक व नागरिक प्रशासन का विशद वर्णन किया था। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यादा की रचना जो की थी वो तेलुगु में की थी। इसका राइट आंसर है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? इसका राइट आंसर है वरिट पपोता गक्का। वरिट पपोता गक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। जिल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? जिल्लाह जो राजाधिकार संबंधित अवधारणा है वो किससे संबंधित है? तो ये बलबन से संबंधित है। भारत में सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था और जिसने सुल्तान के पद, अधिकार एवं राजत्व के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। तो बलबन के राजत्व सिद्धांत की जो सर्वप्रमुख विशेषता है कि वह सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानी कि नियाबते खुदाए तथा मान मर्यादा की दृष्टि से उसका स्थान पैगंबर के बाद स्वीकार करता है। इस कारण जनसाधारण का जो सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। वह सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब यानी कि जिल्ला है तथा उसके हृदय को देवी प्रेरणा और क्रांति का भंडार मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो ये था रणथंभौर। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से मालवा पर आक्रमण कर भिलसा को लूटा, जिसके फलस्वरूप अलाउद्दीन खिलजी को अवध की सूबेदारी दी गई और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध करके दिल्ली का सुल्तान बना। और अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी विचार का शासक था
और इसी के तहत उसने रणथंभौर पर स्वयं आक्रमण किया और छल से उसने किले को जुलाई 1301 ईस्वी में जीत लिया और रणथंभौर का चौहान राजपूतों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। तुर्काने चिहुलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर है फुतूह उस सलातीन। तुर्काने चिहुलगानी अथवा चालीसा दल का जो गठन इल्तुतमिश ने किया था और इसका उल्लेख सर्वप्रथम इसामी की पुस्तक फुतूह उस सलातीन में मिलता है और इसामी ने अपने इसी ग्रंथ में चरखा का भी उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंदू और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर है इब्न बतूता। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग जो किया था वो इब्न बतूता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने दोआब में भू राजस्व की वृद्धि कर दी और उसी समय अकाल पड़े हुए थे और भू राजस्व अधिकारियों ने निर्दयतापूर्वक कर वसूलने का प्रयत्न किया और इससे दक्षिण के अमीराने सादा भी असंतुष्ट थे। कुछ प्रांतीय गवर्नर भी इसके विरुद्ध थे। तो सुल्तान ने जनता के राहत के लिए कार्य तो किए लेकिन कुछ अमीरों तथा वली को उनके पदों से पृथक कर दिया क्योंकि सुल्तान का मानना था कि जनता की परेशानी का कारण अकाल कम तथा अमीर और वली अधिक जिम्मेदार हैं। तो इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय से प्रत्येक इक्ता में 2 अधिकारी नियुक्त होते थे, एक अमीर या मुक्ता जो कि सैन्य अधिकारी होता था और दूसरा वली उल खराज जो आर्थिक अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारी स्क्रीन पर। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? क्वेश्चन नंबर 19 हमारी स्क्रीन पर है। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? तो सुल्तानगढ़ी नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा था। किसका मकबरा था? नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा था। नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा था। दिल्ली सल्तनत युग में विभिन्न ललित कलाओं में से मुख्यतः स्थापत्य कला का विकास हुआ और कुतुब मीनार का जो प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुआ और इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश के समय में हुआ और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार से 30 मील दूर तक मलकपुर में गांव में अपने सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी बनवाया। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारी स्क्रीन पर। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो वह तारगी थे। इसका राइट आंसर है तारगी। मंगोलों का जो चौथा आक्रमण उस समय हुआ जब अलाउद्दीन चित्तौड़ के अभियान से वापस दिल्ली पहुंचा ही था। उसकी पर्याप्त सेना उसके पास नहीं थी। एक बड़ी सेना तेलंगाना आक्रमण पर गई थी। तभी मंगोल नेता तारगी ने 1,20,000 घुड़सवार सेना लेकर
दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और विवश होकर अलाउद्दीन को सीरी के दुर्ग से शरण लेनी पड़ी। मंगोल 2 महीने के घेरे के बाद दिल्ली व आसपास के प्रदेशों को लूटकर वापस चले गए। यह अलाउद्दीन की पराजय यहाँ अलाउद्दीन की खिलजी की पराजय मानी जाती है। और ये किसने की थी? ये तारगी ने की थी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।